स्वागत है आपका एनबीएस पॉडकास्ट के नए एपिसोड में और शुरू करते हैं आज का किस्सा। आज का किस्सा है राम कुमार का। राम कुमार बता रहे हैं कि वो अब तो रिटायर हो चुके हैं, लेकिन वो पुलिस में काम करते थे और ये घटना है 1994 के आसपास की। गुजरात का एक इलाका है और इन्होंने स्ट्रिक्टली मना किया कि नाम नहीं लेना। उसका कारण ये है कि गांव का, देहात का इलाका, कोई किसी तरीके का इशू ना हो सके। तो बस उन्होंने यही कहा है कि जो गांव है, जिनको इनकी जो पोस्टिंग है वो गांव में लगी थी। अभी ये इनको ड्यूटी ज्वाइन किए कुछ ही समय हुआ था और इनकी पोस्टिंग गांव में लगी थी। ये वैसे शहर के रहने वाले थे। अब जो इनका शहर था गांव से काफ़ी दूर था, तो इनको वहाँ पर गांव में रिहाइश करनी पड़ी। अब उस गांव में जो चौकी थी छोटी सी थी, इनकी जो पोस्ट थी वो इंस्पेक्टर की थी। लेकिन गांव में एक वारदात जो है, वारदात का एक तरीका था, वो लगभग सेम होता। इस गांव में एक बात धीरे धीरे मशहूर हो रही थी कि कुछ कुछ समय के बाद लाशें मिलने का सिलसिला होता है। और वो सिलसिला क्या होता था कि जो ये गांव था, इस गांव के बॉर्डर पर छोटा सा एक जंगल था, बहुत बड़ा जंगल नहीं था। और अक्सर जो लाशें हैं वो उसी बॉर्डर के, उसी जो जंगल का बॉर्डर है उसके पास बिल्कुल एक सड़क होती थी, उस सड़क से उस जंगल की ओर मिलती थी लाशें। और लाशों की जो हालत है वो काफ़ी ख़राब होती थी और तकरीबन हर एक केस को यही मानकर, यही जानकर बंद कर दिया जाता था कि ये जो घटना हुई है, ये मौत हुई है, किसी जानवर के वार से हुई है, जानवर के हमले से हुई है। अब बात है 90s की। तब ना ही कोई सीसीटीवी कैमरे थे, ना ही कोई मोबाइल फ़ोन थे, कम्युनिकेशन का था कुछ कि पता लग सके कि जब ये घटना हुई है तो आसपास कोई और मोबाइल का सिग्नल तो नहीं है। तो कुल मिला के रिसोर्सेज काफ़ी कम होने की वजह से और गांव की वारदात होने की वजह से कुछ तवज्जो कम दी जाती थी वहाँ। अगर हम बात करें गांव वालों की, तो उनका एक जो व्यू पॉइंट होता था वो अलग था। गांव वाले भी इन मौतों को बस सब्र कर लेते थे, इन मौतों का, क्योंकि उनका जो व्यू पॉइंट था वो ये नहीं था कि यहाँ पर जो जानवर है वो इनका शिकार करते हैं। व्यू पॉइंट ये था कि एक चुड़ैल है जो कभी कभार रात को भटकती है इस सड़क पर, जो ये सड़क थी जहाँ से बिल्कुल पास जंगल लगता था। और अगर कोई बदनसीब हुआ तो वो चुड़ैल के जाल में फंस जाता है और उसके बाद उसकी मौत निश्चित है। अब ये जो चुड़ैल वाली कहानी थी, इसको कुछ लोग मिथ समझते थे और कुछ लोग इसको हकीकत समझते थे। लेकिन कुल मिलाकर उस सड़क से कम पैदल तो कोई नहीं चलता था। अगर रात को कोई मजबूरी में जाता भी तो वो कोई साइकिल पर या कोई बाइक पर, बहुत है किसी के पास अगर गाड़ी हो तो गाड़ी पर, क्योंकि आज तक जितनी भी मौतें हुई वो हमेशा आदमी बिना किसी व्हीकल के था। ये बात कुछ ज़्यादा ही हैरानीजनक थी कि क्या कुछ ऐसा सिलसिला होता है कि सिर्फ पैदल चलने वालों को ही चुड़ैल हमला करती है। दूसरी ओर यही चीज़ इस चीज़ की भी कम से कम पुष्टि करती थी कि शायद जानवर ही ये काम करते हैं। अगर कोई व्हीकल पर जा रहा है तो नेचुरली बात है कि जानवर उस पर वार करेगा तो उसके चांसेस कम हैं पकड़े जाने के। वहीं अगर कोई पैदल होगा तो उसके चांसेस भी ज़्यादा होंगे। अब जब राम कुमार इस जगह पे गए तो उनके पास फाइलें पड़ी हुई थी, काफ़ी फाइलें पड़ी थी। पिछले 30-35 सालों से कुछ समय बाद ऐसी मौतें होती थी और जैसा मैंने कहा कि गांव वालों का विरोध ना करने की वजह से इन पर ज़्यादा तवज्जो दी नहीं जाती थी। इसलिए कुछ लोग समझते थे कि जानवर का हमला है और कुछ लोग समझते थे कि वो चुड़ैल, बेहद खतरनाक चुड़ैल, ये सारा कांड करती है। लेकिन हैरानीजनक बात थी कि आज तक भी किसी ने ये जो हादसा है होते हुए देखा नहीं। ना ही किसी ने देखा कि कोई जानवर वार कर रहा है किसी पर, ना ही किसी ने देखा कि वो चुड़ैल वार कर रही है। तो कोई चश्मदीद ना होने की वजह से ये राज जो है वो गहराता जा रहा था और यही बात राम कुमार को काफ़ी ज़्यादा अटपटी लगती थी कि इतनी मौतें हुई इतने सालों में और आज तक एक छोटा सा सबूत नहीं,
छोटा सा कोई एक चश्मदीद नहीं है यहाँ पे, कोई भी बिल्कुल छोटा सा प्रूफ, छोटा सा सबूत तो कोई ना कोई अगर कातिल है सच में तो वो छोड़कर तो क्या होगा। क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि जानवर ये करते आ रहे हैं, ऐसी हरकतें करते आ रहे हैं और चुड़ैल वाली थ्योरी को तो ये बिल्कुल खारिज ही करते थे। वो इन बातों में यकीन करते नहीं थे। लेकिन किस्मत जो होती है वो कई बार आपको वहीं ले जाती है जहां पर आप बिल्कुल भरोसा नहीं करते, और आपको खास तौर पर वो दिखा भी देती है। अब इस सारे किस्से में यूं कहना चाहिए कि जो रामकुमार सोचते थे कि आखिर क्यों इस घटनाओं का कोई चश्मदीद है नहीं, वो खुद बनने वाले थे चश्मदीद। जब रामकुमार की ड्यूटी यहाँ पे लगती है, किराए पे घर लेते हैं, वहाँ पर ही अकेले रहना शुरू करते हैं। परिवार अभी होता नहीं है तो काम करने की लगन भी ज़्यादा थी। कुछ दिन इनकी ड्यूटी जो दिन की होती थी, कुछ दिन इनकी ड्यूटी रात की होती थी। रात की ड्यूटी में बहुत कुछ ज़्यादा कर नहीं पाते थे, एक्सप्लोर कर नहीं पाते थे। गांव बड़ा था लेकिन इतना भी नहीं था कि हर रोज़ वारदात होती हो। और तो और जब से ये ज्वाइन इन्होंने किया था तो तब से कोई ऐसी घटना हुई नहीं थी, ऐसी मौत हुई नहीं थी उस जंगल के करीब या जंगल में जिससे इनको कुछ ये इन्वेस्टिगेशन कर सके। लेकिन दिन के समय में जब भी इनको टाइम मिलता तो ये उस इलाके को खंगालने की कोशिश करते, ये ढूंढते कि कुछ ना कुछ तो मिलेगा, कुछ ना कुछ तो कोरिलेटेड होगा इन सारी घटनाओं से। उनके पास फाइल्स का जखीरा होता, वो फाइल्स को देखते रहते, ढूंढते रहते कि कोई ना कोई छोटा सा क्लू मिल जाए तो मैं पकड़ लूँ। लेकिन अभी तक कुछ महीनों में इनको ऐसा कुछ मिला नहीं था, कुछ ऐसा ब्रेक थ्रू मिला नहीं था। अब आप सोच रहे होंगे कि रामकुमार जो एक छोटे से गांव में पुलिस की नौकरी कर रहे हैं, उनको इतनी मौतों से जो बीत चुकी हैं, अगर हम साफ तौर पर बोले तो केसेस जो हैं वो क्लोज हो चुके हैं। तो टेक्निकली रामकुमार की कोई जिम्मेदारी है नहीं इन केसेस को सॉल्व करने की, क्योंकि केसेस तो क्लोज हैं। तो फिर रामकुमार इन पर इतना काम क्यों कर रहे थे? उसका कारण था कि जो पुलिस में अगर कोई देखता होगा जो पुलिस में है, तो ऐसे केसेस, अनसुलझे केसेस, डिफ़िकल्ट केसेस अगर ये कोई सुलझा ले तो प्रमोशन पक्की होती है। और एक बार प्रमोशन की सीढ़ी चढ़ जाओ तो फिर उसके बाद आगे का रास्ता साफ होता जाता है। इसलिए रामकुमार को भी इन केसेस के जरिए एक उम्मीद नज़र आ रही थी अपनी प्रमोशन की। तो वो दिन के समय में ये सब कुछ ढूंढते रहते थे और रात के समय में जब भी इनकी ड्यूटी होती थी तो कुछ ज़्यादा करने को होता नहीं था। शायद कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत डर तो था उनके मन में भी। जो दूसरे पुलिस वाले थे वो जाने से कतराते थे, वो किसी को फोर्स कर नहीं सकते थे क्योंकि ये एक अनऑफिशियल काम था। ऑफिशियली वो किसी को लेकर नहीं जा सकते थे, तो इसलिए अकेले वो खुद जाना पसंद करते नहीं थे कि इन केस कोई सच में जानवर वाला किस्सा हुआ तो। हालांकि वो तो बस यही सोचते रहे थे कि कहीं जानवर वाला किस्सा हुआ, लेकिन किस्सा तो कोई और निकलने वाला था। अब वो दिन आने वाला था जब रामकुमार का सामना होने वाला था उससे जो कहा जाए तो इन मौतों का कारण था। सर्दियां बढ़ रही थी, अब रात का समय था। इस बार जो रामकुमार की ड्यूटी है वो रात की थी। रात के समय में रामकुमार अपने घर से निकलने के लिए अपनी बाइक की तरफ जाते हैं, बाइक स्टार्ट करते हैं, बैठते हैं तो अचानक उनको ऐसा महसूस होता है कि बाइक उनकी काफ़ी भारी भारी है। अब वो जब देखते हैं तो जो टायर था, पिछला टायर था, वो पंक्चर था। काफ़ी गुस्से से ये बाइक को पंच करते हैं कि भाई तुझे भी अभी होना था पंक्चर। अब जो इनका घर था वो उससे कुछ जो पुलिस स्टेशन था वो 2.5 किलोमीटर के आसपास था। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है एक पुलिस ऑफिसर के लिए इतना रास्ता ट्रैवल करना। फ़ोन तो थे नहीं, अब किसी को पत्थर लिखकर तो बुलाया नहीं जा सकता था अपने दोस्त को, अपने कुलीग को। तो रास्ता कैसे तय करना पड़ना था? पैदल चलकर। जैसे मैंने कहा बहुत बड़ी समस्या तो थी नहीं, लेकिन एक समस्या थी। वो थी कि ये वही रास्ता था जो बिल्कुल जंगल के पास से होकर गुजरता था और जितनी भी वारदातें हुई वो यहीं पर हुई। अब इनके पास सर्विस गन थी, टॉर्च पकड़ते हैं, डंडा पकड़ते हैं और चल पड़ते हैं
उसी रास्ते पर, इस बात से अनजान कि आज उस रास्ते पर इनका इंतजार हो रहा है और शायद ये वही बदनसीब होने वाले हैं। इनसे पहले जो बदनसीब थे उनमें से कोई बचा नहीं। चलते चलते ये महसूस कर रहे थे कि जो धुंध है वो धीरे धीरे पसर रही है और सारा रास्ता ढके जा रही है। जो रास्ता कुछ समय पहले इनको बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा था, अब थोड़ा थोड़ा धुंधला होने लग पड़ा। वहीं ये ऊपर की ओर देखते हैं तो आसमान साफ नहीं था, आसमान में बादल भी बहुत थे। हालांकि ये जो कॉम्बिनेशन है बहुत कम देखने को मिलता है कि धुंध भी और बादल भी, लेकिन आज कुछ अजीब ही था, कुछ अलग ही था। कुछ देर तक ये चलते रहते हैं। रास्ता बिल्कुल खाली था। रात के कुछ 12 बजे के आसपास का समय था। आज ये कुछ लेट हो गए थे। आमतौर पर जो उनकी ड्यूटी होती थी वो 9 बजे के आसपास शुरू हो जाती थी, लेकिन तबीयत खराब होने की वजह से ये कुछ लेट हो चुके थे। शायद सभी कुछ इस बात की तरफ इनको लेकर जा रहे थे। शायद आज इनका केस सुलझने वाला था। शायद आज के बाद जो ये फाइलों को उठाकर लेकर इस जगह पर दिन में आते थे, वो धूल पड़ी फाइलों को आज के बाद उन पर हमेशा के लिए धूल जमी रहने वाली थी। जैसे जैसे ये धुंध को चीरते चीरते आगे की तरफ बढ़ते जा रहे थे, इनकी नज़र आगे की तरफ पड़ी तो ये हैरान हो जाते हैं कि ना जाने कैसे धुंध में से उन्हें एक आकृति दिखाई देती है, जो एक औरत की आकृति थी। लंबे लंबे बाल थे और एक जो अजीब सी चीज़ उन्होंने नोट की, वो आगे की तरफ चलती जा रही थी। ये अजीब नहीं था, लंगड़ा कर चलती जा रही थी। ये कुछ अजीब था। अजीब क्या कि रात के 12 बजे के आसपास का समय, जहाँ पर गांव में मर्द तक इस समय बाहर नहीं निकलते, और ख़ास तौर पर इस रास्ते में, तो ये इस समय यहाँ कर क्या रही है? ये लंगड़ा कर आगे की तरफ चलती जा रही थी। उसकी जो हाइट थी ना, वो कुछ ज़्यादा ही बड़ी थी। ये अज्यूम कर रहे थे कि अगर ये बिल्कुल उसके पास खड़े होंगे, हालांकि ये 5 फुट 10 इंच के आसपास थे, तो लग रहा था कि शायद ये 6 फुट की तो कम से कम होगी। खैर, ये पहले सोचते हैं कि मैं आवाज़ लगाऊं कि हाँ जी कहाँ पे जा रही हो आप, लेकिन फिर सोचते हैं कि नहीं, ऐसा कुछ है नहीं, ठीक नहीं है करना ऐसे कुछ। तो ये बस उसकी एक्टिविटीज़ को नोट करते करते उसके पीछे पीछे चलते जा रहे थे। और जो अब इन्होंने डंडा हाथ में पकड़ा हुआ था, अब ये सड़क पर मारते जा रहे थे ताकि इसकी आवाज़ सुनकर शायद वो पीछे की तरफ मुड़कर देखे तो फिर वो रुक जाए और ये बात कर सके कि आप कहाँ से हो, कहाँ जाना है, आपको नहीं पता कि ये रास्ता बड़ा खतरनाक है। लेकिन अब ये सोचते ही जा रहे थे तो उनको एक पीछे से आवाज़ आती है कि बाबू मदद करिएगा। अब जैसे ही आवाज़ सुनते हैं, पहले तो एक बार ये हिल जाते हैं पूरी तरीके से डर से। जैसे मैंने कहा कि रात के 12 बजे के आसपास का समय, दूर धुंध में एक औरत जो थोड़ी सी अजीब है, लंबी है, उसके बाल काफ़ी ज़्यादा बिखरे हुए हैं, कपड़े भी कुछ अजीब से तरीके से उलझे हुए हैं, और वो लंगड़ा कर चले जा रही है और उनके डंडे की आवाज़ तक नहीं सुन पा रही। ऐसे में अगर अजीब से कुछ पीछे आवाज़ आए किसी औरत की, तो इंसान, चाहे वो पुलिस वाला ही है, हिल तो जाता है। यही हाल कुछ इनका भी हुआ और इन्होंने जैसे ही पीछे मुड़ के देखा, इनकी आंखें फटी की फटी रह गई। इनके सामने एक औरत खड़ी हुई थी। अब सोचेंगे कि इसमें घबराने वाली, डरने वाली, हैरान रहने वाली बात क्या है? वो ये थी कि ठीक जैसे कपड़े उस औरत ने डाले हुए थे उलझे से, जितनी लंबी वो इनको लग रही थी दूर से, वैसे ही औरत इनके सामने खड़ी थी। ये टॉर्च मारते हैं औरत की तरफ। औरत एकदम पीछे नीचे सर करती है, हालांकि उसने घूंघट ओढ़ा हुआ था। ये हैरानी से देखकर फिर पीछे की तरफ देखते हैं और वो औरत गायब थी। इनको विश्वास नहीं हो रहा था कि जिस औरत को कुछ समय पहले मैंने देखा हूबहू वैसे ही, अब वो औरत यही तो है या कोई और है, या मेरा भ्रम तो नहीं है, शायद मेरा भ्रम है। ये कहते हैं कि हाँ जी बताइए, आप इस समय यहाँ पे क्या कर रही हैं? गांव का माहौल है,
शायद अगर आप इस गांव से ताल्लुक़ रखती हैं तो आपको भी पता होगा ये रास्ता इस समय चलने फिरने के लिए सही नहीं है। वो औरत कोई जवाब नहीं देती, वो अजीब सी हंसी हंसती है और वो कहती है कि आप मदद करेंगे? ये कहते हैं कि हाँ मदद करूंगा, पुलिस आप देख रही हैं मैं पुलिस की वर्दी में हूँ, तो पुलिस तो मदद के लिए होती है, बताइए क्या मदद करनी है। वो कहती है कि आप संदूक उठा देंगे मेरा? ये कहते हैं संदूक? हाँ। जैसे ही ये साइड पर देखते हैं तो एक पीछे बड़ा सा संदूक पड़ा हुआ था और उसके हाथ में एक मशक थी। जिनको मशक का ना पता हो, मशक आमतौर पर दो तरीके की होती है आज के ज़माने में। पहले तो एक ही तरीके से होती थी, बड़ी सी मशक होती थी जिसमें पानी भरा जाता था और उसको बिल्कुल ऐसे साइड में अटैच किया जाता था और पानी दिया जाता था। और आजकल जिसको हम वाटर बोतल कहते हैं ना, रबड़ वाली बोतल होती है बड़ी सी, उसको मशक भी कह देते हैं, लेकिन मशक असली तौर पर वही होती है और उसके पास वो ट्रेडिशनल टाइप की थी। ऐसा महसूस हो रहा था कि वो पानी से भरी हुई है। अब दो चीज़ें जब ये नोट करते हैं कि मशक है और साथ के साथ ही संदूक है, तो कहते हैं कि आपने जाना कहाँ है? वो बड़ी अजीब से तरीके से हंस के कहती है कि जंगल की तरफ। अभी ये सोच रहे थे कि जंगल में ये क्या मजाक कर रही है, तो वो हंसने लग पड़ती है। बाबू, गांव में किसी के घर ही जाना है, इस समय क्या मैं जंगल में जाऊंगी? आप भी ना, कैसी बातें कर रहे हो। खैर, इनको अपने बेवकूफ़ी पर थोड़ी सी शर्मिंदगी होती है और कहते हैं हाँ चलो चलो ठीक है। जैसे ही ये संदूक को उठाते हैं ना, तो इनको काफ़ी भारीपन महसूस होता है कि संदूक बहुत भारी है। लेकिन अगर ये औरत इनके पीछे चलती आ रही है, इनकी स्पीड ठीक ठाक थी, पुलिस वाले हैं, अगर ये औरत पीछे इनके चलती आ रही तो उनको पहले क्यों नहीं दिखाई दी? इतना भारी संदूक लेकर, साथ में मशक लेकर ये चल रही है और ये इतनी जल्दी इनको कैसे कैच कर सकती है? शायद ये बातें सोचते तो जा रहे थे, लेकिन अब ये भारी संदूक इनके गले पड़ चुका था और ये जैसे तैसे करके संदूक को उठाते हैं और चलना शुरू करते हैं और मैडम को कहते हैं कि आप थोड़ी सी आगे चलिए क्योंकि आपको रास्ता पता है आपने कहाँ जाना है। लेकिन जैसे ही वो औरत जब चलती है ना, तो फिर इनकी आंखें फटी के फटी रह जाती, क्योंकि वो भी लंगड़ा कर चल रही थी। अब इनकी थोड़ी सी बुद्धि सनकती है कि क्या जो मैंने कुछ समय पहले देखा वो सही था, या वो मेरा कोई मति भ्रम था, या फिर अब मैं जो देख रहा हूँ वो सही है या वो मति भ्रम है। निश्चित ही तौर पर जो अब देख रहा हूँ वो सही है, क्योंकि अब तो ये संदूक भी मैं पकड़ कर चल रहा हूँ, इससे मैंने बात भी की, और जिसको मैंने पहले देखा था ना, मैंने उससे बात की, जैसे उसकी एक झलकी देखी, तो क्या सच में वो कोई चुड़ैल तो नहीं थी? क्या ये कोई चुड़ैल तो नहीं है? ऐसे हजारों सवाल इनके मन में चल रहे थे, लेकिन अब ये चलना शुरू कर चुके थे उस औरत के पीछे पीछे। वो लंगड़ा कर भी इनसे तेज चल रही थी। शायद इसका कारण ये था कि इन्होंने भारी भरकम संदूक पकड़ा हुआ था। अब वो जब चलती जा रही थी ना, तो वो कह रही थी कि क्या आपको इस रास्ते के बारे में पता है? ये कहते हैं कि वही तो मैं तुम्हें कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि मुझे तो इस रास्ते के बारे में पता है, लेकिन तुम्हें क्या इस रास्ते के बारे में पता है? वो कहती है हाँ, इस रास्ते पर शिकार होते हैं, बहुत शिकार। अब ये थोड़े से एक्साइटेड होते हैं कि इतने महीनों में पहली बार कोई ऐसा शख्स मुझे मिला है जो इसके बारे में बात कर रहा है, जो ये कह रहा है कि इस रास्ते के बारे में शायद उसको थोड़ा बहुत पता होगा। तो ये उससे पूछना चाहते हैं कि आपको अगर इस रास्ते के बारे में पता है तो आप इस रास्ते पर फिर कर क्या रही है? वो औरत अजीब सी हंसी हंसती है, शिकार। जैसे ही ये सुनते हैं एक पल के लिए ये तो चुप के चुप हो जाते हैं, लेकिन इससे पहले कि ये कुछ आगे रिएक्ट कर पाते, फिर वो हंसती है औरत और कहती है कि मैं बस किसी दूसरे गांव से आ रही थी, बहुत लेट हो चुकी थी, अब यहाँ पर मुझे कोई लेने नहीं आया, तो मैं सोचा कि चल पड़ूं, तो फिर मुझे आप मिल गए। अब आप खाली हाथ हैं, आप समाज से भी लग रहे हैं, तो मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना आपको कष्ट दिया जाए। उस औरत की जो बातें हैं वो काफ़ी अजीब सी जान पड़ रही थी राम कुमार को, लेकिन अब वो इस पॉइंट पर कुछ कर नहीं सकते थे।
सिवाय उस संदूक को ढोने के और उस रास्ते पर चलने के जहां पर ये औरत उनको लेकर जा रही थी। अब एक पॉइंट पर जब ये एक मोड़ मुड़ना होता है जहां पर सीधा रास्ता जंगल की ओर चला जाता है और मोड़ जो है वो थोड़ी सी आगे, कुछ 1.5 किलोमीटर आगे पुलिस स्टेशन की तरफ जाता था। ये देखते हैं कि वो मोड़ नहीं मुड़ रही, वो सीधा चल रही है और ये अचानक से रोकते हैं कि आप जंगल की तरफ क्यों जा रही हो। अभी इतनी बात सुनते हैं तो वो हंसने लग पड़ती है। वो कहती है कि इसी तरफ तो मेरा घर है। जहां तक राम कुमार का था नॉलेज, जहां तक राम कुमार को नॉलेज थी कि इस तरफ कोई भी घर था नहीं। जैसा मैंने कहा कि गांव ठीक ठाक था, तो लगभग लगभग उनको पता था कि कहाँ कहाँ रिहाइश है। इस तरफ कोई भी रिहाइश नहीं थी। जैसे ही ये राम कुमार सोचते हैं, कुछ कहने लगते हैं, तो उनको रोने की आवाज आती है जंगल की ओर से, किसी बच्चे की। अब राम कुमार सच में बहुत ज्यादा डर चुके थे, क्योंकि उनको समझ नहीं लग रहा था कि उनके साथ ये हो क्या रहा है। वो औरत इनकी तरफ मुंह करती है, घूंघट उसने ओढ़ा हुआ था। कहती है कि अब आपकी एक और सेवा करने का समय आ गया है। देखो, एक आवाज आ रही है बच्चे की, बच्चा रो रहा है। आप जरा जंगल में चलिए मेरे साथ, देखते हैं कि कहाँ पर है बच्चा। लेकिन यहाँ पर राम कुमार का दिमाग काम करता है और वो कहते हैं कि नहीं, मैं नहीं चाहूंगा। तुम्हारा घर है ना जंगल में, तो तुम जाओ। जो औरत बड़े अजीब से तरीके से बात कर रही थी इनके साथ, अब उसकी आवाज में गुस्सा लग रहा था कि आना तो तुम्हें पड़ेगा ही बाबू, चलना तो पड़ेगा ही, चाहे कुछ समय बाद ही सही। रामकुमार को बात अटपटी लगती है। वो ये सोच रहे थे कि क्यों ना जैसे ही ये जंगल की तरफ जाएगी तो मैं इसका संदूक रख के पुलिस स्टेशन जाता हूँ, फिर बाद में मैं कुछ लोगों को लेकर आता हूँ, कुछ बाकी सिपाहियों को लेकर आता हूँ, देखता हूँ कि ये चक्कर क्या है। अब जैसे ही वो औरत जो है वो जंगल की तरफ जाती है, ये संदूक रखते हैं और बस ये सोचने लग पड़ते हैं कि मुझे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि जंगल में कोई जंगली जानवर जो है वो हमला कर दे और बाद में एक और मौत हो। और ये मौत का जिम्मेदार कहीं ना कहीं शायद मैं होऊंगा। लेकिन जैसे ही वो औरत जंगल में गायब होती है, दो चीजें होती हैं। उस बच्चे की रोने की आवाज जो है वो बंद हो जाती है, और दूसरी ओर वो संदूक जो है वो हिलने लग पड़ता है। वो बस हिले जा रहा था, जैसे कोई अंदर कोई बंद था। इनको काफी अजीब बात लगती है। पिछले कुछ मिनट से ये उस संदूक पकड़ कर लेकर जा रहे थे, लेकिन उनको ऐसा कुछ महसूस हुआ नहीं कि अंदर कुछ जीवित चीज होगी। ये संदूक को सीधा करते हैं और जैसे ही अपने हाथों की तरफ देखते हैं, टॉर्च मारते हैं, तो ये सन के सन रह जाते हैं कि इनके हाथ सारे लाल थे। अभी जल्दी से संदूक की तरफ टॉर्च लगाते हैं और देखते हैं कि सारे का सारा संदूक लाल रंग से सना हुआ है, जो कि शायद खून था। इनकी तो सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है कि इस संदूक के अंदर है क्या। अब जैसे ही ये सब कुछ देखते हैं, तो अब इनके मन में सबसे पहले बात आती है कि मैं संदूक को खोल लूं, भाड़ में जाए औरत, बाद में देख लूंगा, क्योंकि इसके अंदर जो चीज है वो निश्चित तौर पर जीवित तो हो नहीं सकती। ये जल्दी से आसपास पत्थर उठाते हैं और उसके ताले को मारना शुरू करते हैं। कुछ ही मिनटों में वो जो संदूक है, वो संदूक का ताला है, वो टूट जाता है। और जैसे ही ये उसको खोलते हैं, अब इनकी हैरानी की सीमा तो नहीं होती, लेकिन साथ के साथ इनकी आंखों में खौफ था, क्योंकि उस बड़े से संदूक में बिल्कुल गुच्छू मुच्छू होकर एक औरत पड़ी हुई थी जो हिल रही थी। वही लिबास हूबहू जो कुछ समय पहले इनके साथ चल रही थी, लेकिन उसका सर बिल्कुल बुरी तरीके से कुचला हुआ था। जैसे ही ये देखते हैं तो बस अब खौफ का माहौल शुरू हो चुका था। उनकी नजर जाती है पास पड़ी मशक पर, जो वो औरत थी वो छोड़कर गई थी जंगल में जाते हुए। जब ये मशक को खोलते हैं, उसको नीचे गिरते हैं, तो पानी की जगह खून ही खून बह जा रहा था। उस औरत की जंगल से हंसने की आवाज आ रही थी, और एक बात, शिकार, मेरा आज का शिकार बाबू। राम कुमार को बस अपनी मौत जो है वो सामने नजर आ रही थी, और शायद जो फाइल है उन पर भी उनका नाम
उनको महसूस हो रहा था कि कोई उनके आस-पास घूमे जा रहा है, लेकिन नज़र कोई नहीं आ रहा था। अब उनको फिर से दिखाई देती है कुछ ही दूरी पर चुड़ैल, जो बिल्कुल सामने से चली आ रही थी, वैसे ही लंगड़ा कर। उसके हंसने की आवाज़ मानो रामकुमार का दिल दहलाए जा रही थी। रामकुमार तो ज़मीन पर गिर चुके थे। उनके पास इतनी हिम्मत भी नहीं बची थी कि वो उठ सकें और भाग सकें। लेकिन वो कहावत है ना कि जाको राखे साइयां मार सके ना कोई, शायद रामकुमार के साथ आज कुछ ऐसा होने वाला था। जैसे ही रामकुमार ये बात सोच चुके थे कि बस अब मेरे जो जीवन है उसका अंत हो गया है, अचानक से एक लाइट पड़ती है उस चुड़ैल पर और इनके देखते ही देखते वो जो चुड़ैल है वो गायब हो जाती है। दो मोटरसाइकिल इनकी तरफ तेजी से बढ़ रहे थे और इनके पास आकर रुकते हैं और ये कहते हैं कि सर क्या हुआ, आप यहाँ जमीन पर पड़े क्या कर रहे हो। ये बड़ी हैरानी से उनकी तरफ देखते हो, कहते हैं वो देखते हैं कि चुड़ैल भी गायब, संदूक भी गायब और वो मशक भी गायब। ये कहते हैं कि बस मुझे जल्दी से घर ले जाओ। इनको बाइक पर बिठाते हैं और जल्दी से इनको घर लेकर जाते हैं। बुखार से तपे जा रहे थे। तो फिर ये सारा किस्सा बताते हैं अपने उन कुलीग्स को। वो कुलीग्स कहते हैं कि साहब 9 बजे आने का टाइम था, 12 साढ़े 12 का टाइम था, बज चुके थे। हमने सोचा कि पता नहीं क्या दिक्कत है, हम तो आपको देखने आ रहे थे। आप इस बात पर विश्वास नहीं करेंगे कि थाने से निकलते ही हमने सोचा कि हम दूसरे रास्ते से आएंगे, जो लंबा रास्ता था। लेकिन पता नहीं क्या मन में आया कि नहीं, इसी रास्ते से चलते हैं। हम 3-4 जाने हैं, वहाँ पर तो अकेला जाने में डर लगता है और वहीं दूसरी ओर अगर कोई पैदल हो तभी होता है। तो फिर हमने अपना इरादा बिल्कुल ऐन मौके पर बदला और हम आ गए इस तरफ से। लेकिन अगर हम उस तरफ जाते, इस तरफ से ना आते। तो रामकुमार कहते हैं कि भाई फिर फाइल पर मेरा नाम भी होना था। मैं भी यही माना जाता कि किसी जानवर का शिकार बन चुका हूँ, लेकिन सच कहो तो वो जानवर नहीं है, मुझे आज पता लग चुका है। हाँ, और वो फाइल्स है ना, उनको बस अब क्लोज ही रहने दो, क्योंकि जिन लोगों की भी मौतें हुई हैं और जिन्होंने भी की है, उसको इस दुनिया के किसी भी अदालत में ना दोषी ठहराया जा सकता है, ना उसको सज़ा मिल सकती है। दोषी ठहराना और सज़ा मिलना तो दूर की बात, उसको तो अदालत में लेकर भी नहीं आया जा सकता। खैर, इसके बाद इनकी जो ड्यूटी थी वहाँ पर बहुत ज़्यादा देर रही नहीं। शायद किस्मत इनकी अच्छी थी कि इनके अपने शहर में इनकी नौकरी लग गई। उसके बाद उन्होंने उस गांव में कभी पलट कर देखा नहीं और रिटायर हो गए अच्छे तरीके से, अच्छी पोस्ट पर। लेकिन वो किस्सा आज भी उनके जहन में जब जब आता है तो दिल दहला जाता है। ना ही सिर्फ उनका बल्कि जिस को भी ये सुनाते हैं, कोई विश्वास करे ना करे, लेकिन डरता जरूर है। आई होप ये किस्सा आपको भी कुछ हद तक तो डरा कर गया होगा। तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए वीडियो को, कमेंट करना मत भूलिएगा कैसा लगा किस्सा, और साथ के साथ ही नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अब हम बढ़ते हैं अगले किस्से की ओर। हरीश वर्मा का काम प्रॉपर्टी डीलर का था, साथ के साथ ही रेंट वगैरह में भी वो डील करते थे। अब आमतौर पर इनके शहर में, सोनीपत शहर में, इनके काफ़ी अच्छे संबंध थे, एक अच्छा वाइड नेटवर्क था। सो जो लोग इनके पास प्रॉपर्टी के लिए आते, डीलिंग के लिए या रेंट के लिए आते, तो ये काफ़ी अच्छे तरीके से उनके साथ डील करते और उनको जितना हो सके अच्छे से अच्छे डील कराते। आमतौर पर जो ओनर्स होते थे वो भी हरीश वर्मा जी को काफ़ी प्रेफर किया करते थे, क्योंकि इनके जो क्लाइंट्स होते थे वो काफ़ी जेन्युइन होते थे, कोई किसी तरीके की शिकायत नहीं आती थी। कुछ हद तक हरीश वेरीफाई करते थे, लेकिन वो कहते हैं कि अब आपसे क्या छुपाना कि हम कितना ही वेरीफाई कर सकते हैं, हम तो सिर्फ प्रूफ देखते हैं। उसके बाद फिर 99% करेक्टर सब कुछ सबका ठीक ही होता है, कोई किसी तरीके की कोई डोमेस्टिक वायलेंस की कभी कोई ऐसी आई नहीं, इक्का दुक्का को केस हो गए हो, लेकिन रेयर ऑफ द रेयरेस्ट में माना जा सकता है। लेकिन एक ऐसा केस जिसके बाद इन्होंने अपने काम का सारा नज़रिया ही बदल दिया, क्योंकि
शायद कुछ ऐसा घिनौना हुआ, या फिर कह सकते हैं कि कुछ ऐसा खौफनाक हुआ जिसके बाद इनकी साख पर बट्टा तो लगा, साथ के साथ ही इनके दिल पर भी एक ऐसा खौफ घर कर गया कि जहां ये बेखौफ होकर सिर्फ प्रूफ देखकर घर दे दिया करते थे, डील करा दिया करते थे रेंट पर, या प्रॉपर्टी डील करा दिया करते थे, अब ये बिल्कुल फूंक फूंक कर कदम धरना शुरू कर दिया इन्होंने। ऐसा भी क्या हो गया था? दरअसल कुछ ज्यादा ही खतरनाक हो गया था। एक बार इनके पास एक शख्स आता है, प्रूफ होते हैं उसके पास। वो कहता है कि वो हिसार से आए हैं और उनका जो बिजनेस है वो दिल्ली में है, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम दिल्ली के आसपास घर ले लेते हैं रेंट पर, तो आने जाने में आसानी रहेगी और बिजनेस धीरे धीरे जब बढ़ेगा तो फिर दिल्ली में देख लेंगे। तो हमें कुछ 2 या 3 साल के लिए एक ऐसा घर चाहिए जो हो चाहे कॉलोनी में, लेकिन वो कवर्ड हो, मतलब कि आंगन वगैरह ना हो, दीवारें बड़ी हों। इनको काफ़ी अजीब लगता है। ये कहते हैं कि भाई ऐसा, लोग तो कहते हैं खुला डुला घर चाहिए, लेकिन वो कहते हैं कि देखिए हमारा जो परिवार है ना वो बड़ा ही इंट्रोवर्ट टाइप का परिवार है, हम ज़्यादा पसंद नहीं करते किसी से बातचीत करना सर, तो आप समझ सकते हैं। अब हरीश को लगता है कि भाई आजकल तो ऐसे लोग होने ज़रूरी हैं, क्योंकि कई लोगों का स्वभाव होता है कि वो ज़्यादा ही कुछ फ्रैंक होते हैं लोगों के साथ, और नए जो लोग होते हैं, वो जो कॉलोनी में रह रहे लोग होते हैं, उनको ऐसी चीज़ें पसंद नहीं आती आमतौर पर। जो कहते हैं भाई ठीक है, प्रूफ वगैरह दिए इन्होंने, देखे इनको ठीक लगे प्रूफ। अब उस परिवार जो था वो बोला, वो एक ये जनाब थे, उनकी पत्नी, 2 बच्चे और उनके माता पिता, यानी कि इस आदमी के माता पिता। ये घर दिखाते हैं, घर इनको पसंद भी आ जाता है। और हरीश वर्मा कहते हैं कि सबसे अच्छी बात, जो साथ में ये अंकल रहते हैं वो 2 घर छोड़कर अंकल रहते हैं, वो 5 घर छोड़कर सारे ही अपने वो हैं, बिल्कुल करीबी हैं, फैमिली रिलेशन है। कोई दिक्कत वाली बात हो तो बता दीजिएगा। अब जो घर का मालिक था उसने इनको ज़्यादा कुछ नहीं, जो रहने आए थे उनका तो ट्रस्ट ज़्यादा था हरीश पर, तो उसने भी कुछ ज़्यादा पूछ पड़ताल नहीं की कि क्या है सिस्टम। तो हरीश की एक तरह से गारंटी पर उसने मकान दे दिया रेंट पर। अब कुछ दिन बीते, एक आधा महीना बीता, तो हरीश मंदिर गए थे, माथा टेक रहे थे, तो जो उस घर के बिल्कुल पास वाला घर था, वहाँ जो अंकल इनकी जान पहचान थी, राम राम होती है, बातचीत करते हैं। बातों बातों में वो अंकल कहते हैं कि वो जो ये आए हैं अपने इस घर में, तो आप ही, तुम ही लेकर आए थे ना हरीश? तो कहते हैं हाँ मैंने ही कराया था डील। तो कहते हैं कि ये तुमने पता किया था इन लोगों का कौन है? कहते हैं नहीं, मैंने मतलब प्रूफ वगैरह देखे थे बस। कहते नहीं मतलब कुछ हिस्ट्री वगैरह? कहते अंकल आपको पता ही है कि हमने प्रूफ देखने होते हैं, प्रूफ पर ही इंसान चलता है। अब ये हिसार के हैं, मैं हिसार से क्या हिस्ट्री पता कराऊंगा? अंकल कहते हैं हाँ वो भी बात ठीक है। तो ये कहते हैं अंकल कोई बात हुई है, कुछ कुछ कंप्लेन है, कुछ है? कहते नहीं कंप्लेन नहीं है, मतलब पहले तो ये नज़र ही नहीं आते थे, चलो हमें क्या लेने देना जी, नज़र नहीं आते। बातचीत 1-2 बार कुछ घर में छोटा सा पाठ था, तो हमने प्रसाद के तौर पर इनका दरवाज़ा खटखटाया और इनकी कोई जो लेडी है वो निकली और उसने कहा हाँ जी, बड़े रूडली बात की। तो हमने कहा ऐसे प्रसाद, उसने जल्दी से प्रसाद लिया और अंदर चली गई, बहुत ज़्यादा बात नहीं की। चलो हमने सोचा कि भाई नए नए आए हैं, हर एक का अपना अपना स्वभाव होता है, लेकिन हमने देखा कि जो अगले दिन वो प्रसाद है ना वो घर के बाहर गिरा हुआ था, यानी इन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, वो प्रसाद गिर दिया। हमें बड़ा अजीब लगा। उसके बाद फिर मैंने 1-2 जनों से बात की, कहते ठीक है अभी अगर नहीं बोलना चाहते तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन रात के समय में बेटा कुछ दिनों से हम नोट कर रहे हैं कि वहाँ से ना कुछ अजीब सी आवाज़ें आती हैं, जैसे कुछ जप रहा है, मतलब कुछ चीज़ को ना एक ही तरह दोहराई जा रहा है। अब रात के 2 बजे के आसपास कोई कौन है? ये अपने धर्म के ही है, सनातनी है, या फिर कोई और है अपने भाईचारे में, मुस्लिम भाईचारे में, सिख भाईचारे में, या
ईसाई या कहते नहीं अपने हिंदू ही को, तो या फिर जो ये कर रहे हैं ना, मतलब कुछ पूजा तो नहीं है मेरे हिसाब से। एक ही लय में सभी बोल रहे होते हैं, हमें हमें हल्का हल्का महसूस हो रहा होता है। अब ये बात जब हरीश सुनते हैं तो वो थोड़े से हैरान तो होते हैं, और वो कहते हैं कि अंकल अब हो सकता है कि कुछ किसी को मानते हो, बाबा वगैरह को, कोई उनका गुरु मंत्र वगैरह हो। अंकल कहते हैं कि बात तो बेटा ठीक है, लेकिन मुझे हुआ थोड़ा सा ऐसा, तो मैंने तुझसे बात कर ली। ठीक है अंकल, कोई बात नहीं। अब हरीश कुमार उसी दिन शाम को फ़ोन करते हैं लैंडलॉर्ड को और उससे पूछते हैं कि अपना सर सब कुछ ठीक है। कहते हैं हाँ ठीक है। कहते हैं आप घर में गए उसके बाद? कहते नहीं मैं क्यों बेटा घर में जाऊंगा। कहते नहीं अंकल, फिर भी आपका घर है, थोड़ा बहुत तो चेक करना चाहिए, 2-3 महीने हो चुके हैं। जो रेंट है वो कैसे मिल रहा है आपको? कहते हैं वो जो इनका मेन पर्सन है बंदा, वो आता है मेरी दुकान पे, मुझे रेंट दे जाता है। तो कहते कोई बात बूत करता ना? कहते कोई बात नहीं करता। कहते मैं तो कोशिश करता हूँ बात करने की, और जी सब ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, कोई परेशानी तो नहीं आ रही, लेकिन वो कोई बात करता ही नहीं है। ये बात इनको फिर अटपटी लगती है कि यार मतलब इतना भी कोई इंसान नहीं होता कि एटलीस्ट कम से कम हाल चाल पूछ लिया, कुछ बता ही दिया कि जी घर बहुत अच्छा है, कुछ चीज़ अच्छी नहीं है, ये चीज़ को सुधार करना, कुछ कीजिए। लेकिन कोई ऐसी बात नहीं। तो ये कहते हैं कि उस मकान मालिक को कि अंकल आप एक बार ना जस्ट वैसे ही विजिट करेंगे कि मैंने देखना है, कुछ मेंटेनेंस का काम नहीं पड़ा। तो अंकल कहते बेटा क्या हुआ, कुछ कंप्लेन है? तो ये कहते हैं कि नहीं, उन्होंने फिर सारी बात बताई। कहते यार मैं अकेला जाऊंगा, तो कहते अंकल आप जाओ, अगर 2 जने जाएंगे तो कुछ दिक्कत वाली बात होगी। कहते ठीक है। अब वो लैंडलॉर्ड शाम को घर जाते हैं तो जो मेन पर्सन है, आदमी है, मुखिया, वो दरवाज़ा खोलता, कहता हाँ जी बोलिए। तो कहते हैं जी बस मैं थोड़ा सा मकान को देखना आया था कि कुछ कोई कमी पेशी है तो पूरी कर दो। कहते नहीं सब ठीक है। तो कहते हैं भी वो चीज़ मैं देखूंगा, आप यहाँ पे रेंट पे रह रहे हैं, आप मकान मालिक नहीं है, थोड़ा सा वो भी सीधा हो जाते हैं। तो कहते हैं ठीक है, आप निचला पोर्शन देख लियो, उतले पोर्शन पे नहीं आप जा सकते। इनको काफ़ी अजीब लगता है कि भाई मेरा घर है। कहते सर ऊपर लेडीज़ हैं, तो वो कुछ कर रही हैं, चेंज वगैरह का कुछ कर रही हैं अपना, तो आप समझ सकते हैं। अब जब लेडीज़ की बात आई तो ये भी थोड़ा सा हो जाता है कि भाई ठीक है, मैं ज़्यादा कुछ कह नहीं सकता इसके बारे में। तो निचला पोर्शन देखते हैं, इनको ठीक लगता है, लेकिन जो आवाज़ें थी वो तो ऊपरले पोर्शन से आती थी। हाँ एक चीज़ इनको महसूस होती है कि कुछ बदबू टाइप कुछ उनको आया, महसूस हुआ कि कुछ बदबू है। और ये पूछते हैं कि बदबू कैसी आ रही है, हल्की हल्की। वो कहते हैं जी नॉनवेज बना है, अगर आप कहें तो खाएंगे आप? ये कहते हैं भाई मैं तो वेज हूँ, लेकिन थोड़ा सा यार देखो। अब वो कोई ज़्यादा रिस्पॉन्स करता नहीं है, सर में हाँ में सर हिलाता बस, और ये भी बाहर आ जाते हैं। अजीब तो इनको लगता है, लेकिन कुछ ऐसा सस्पिशियस नहीं कि जिसको शक किया जा सके बहुत ज़्यादा। ये बात हरीश वर्मा जी को बताते हैं, और हरीश वर्मा जी भी बात को आगे कर देते हैं। लेकिन अब कुछ समय बाद जो इनके बाकी नॉन थे उनसे भी कुछ कंप्लेंट्स मिलने लग पड़ी, और आवाज़ें जो हैं वो अब कुछ ज़्यादा ही आने लग पड़ी। जब ये बात बहुत ज़्यादा होगी तो एक बार ये सभी जाने मिलकर इनके घर आते हैं हरीश कुमार के पास। इनको कहते हैं कि बेटा देखो हमारे आपसी अच्छे रिलेशन है, लेकिन जो ये सिस्टम है हमें ठीक नहीं लग रहा, बेटा थोड़ा सा देखो यार। अभी उसी समय लैंडलॉर्ड को फ़ोन करते हैं, उनको भी बुलाते हैं और सारी बात होती है। तो लैंडलॉर्ड को समझाया जाता है जी आप मालिक हैं, देखो जी मैंने घर किराए पे दिलाया जरूर है, लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कि आप कुछ कर नहीं सकते, अब आप थोड़ा सा करें। लैंडलॉर्ड से जब बात होती है, लैंडलॉर्ड कहता है जी देखो अगर हम ऐसे जाएंगे, उन्होंने पहले ही कह दिया जी लेडीज़ हैं घर पे, तो अगर कुछ ऐसी दिक्कत होगी लेने के देने पड़ जाएंगे। जब सारी बात हुई तो फिर इन्होंने एक चीज़ की सलाह की कि ऐसा करते हैं हम थाने जाते हैं, थाने जाके हम दरख्वास्त देते हैं जी मैं लैंडलॉर्ड हूँ, ऐसे हमने किराए पे घर दिया था, ये सारे उसके प्रूफ है, प्रूफों के हिसाब से हमें सब कुछ ठीक लगा, लेकिन अब हमें कंप्लेंट्स मिल रही हैं कि कुछ अजीब सी आवाज़ें आती हैं और कुछ स्मेल वगैरह भी अजीब सी आ रही है। तो हम चाहते हैं कि इस घर को एक बार देखा जाए, लेकिन जो वो मकान में रहने वाले हैं वो लेडीज़ का बहाना करके पूरी तरह मकान को देखने नहीं देते। अब जब ये थाने में गए, नॉन वगैरह थे थाने में, 1-2 लेडी ऑफिसर को भी साथ में लेते हैं, सिपाही को लेते हैं और ये चलते हैं। लेकिन जब ये घर में आते हैं ना, तो घर का दरवाज़ा तो खुला हुआ था, लेकिन बत्तियां वगैरह बंद, जैसे कोई है ही नहीं। अब जब ये
अंदर जाते हैं, देखते हैं कि स्मेल काफ़ी ज़्यादा तेज़ आ रही थी, लेकिन घर पे कोई नहीं था। ये आवाज़ लगाते हैं, घर पे कोई था ही नहीं, किसी का रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि शायद उनको खबर हो चुकी है और वो भाग गए। सामान भी वैसे ही पड़ा हुआ था, सामान ज़्यादा था नहीं, लेकिन जितना भी था पड़ा हुआ था। अब ये पुलिस वाले और ये सभी चलते हैं उस तरफ जहाँ से स्मेल आ रही थी, यानी कि फर्स्ट फ्लोर की तरफ। जब फर्स्ट फ्लोर की तरफ जाते हैं तो वहाँ पर जैसे जैसे जाते जा रहे थे स्मेल बढ़ती जा रही थी। इनको नाक पर रुमाल रखना पड़ा, और जब वो कमरा खोलते हैं तो वहाँ का मंजर देखकर इनके तो होश उड़े के उड़े रह जाते हैं। वहाँ पर अलग अलग तरीके के जानवर की डेड बॉडीज पड़ी हुई थी। किसी पर मांस था, किसी पर नहीं थी, कुछ हड्डियां थी और शायद कुछ इंसानी हड्डियां भी थी। ना ही सिर्फ ये था, बल्कि कुछ फोटोज पड़ी हुई थी अलग अलग लोगों की, कुछ गुड़िया पड़ी हुई थी जिस पर कील लगे हुए थे, कुछ सिंदूर पड़ा हुआ था, बकरे का सर पड़ा हुआ था, कुछ फोटोओं पर क्रॉस किया हुआ था, और भी बहुत कुछ, जो ये साफ दर्शा रहा था कि जो भी इस घर में रह रहे थे वो आम लोग नहीं थे, वो काला जादू करने वाले थे। और शायद उनको पता लग चुका था कि हो ना हो हम पर शक पड़ गया और वो फिर भाग गए। अब जब प्रूफ की वेरिफिकेशन की गई तो इस तरीके का कोई इंसान हिसार में है ही नहीं, और जिस घर का पता था वो घर भी एग्जिस्ट करता है नहीं। ये दिन था जिसके बाद तो हरीश कुमार बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो चुके थे। उसके बाद काम भी इन्होंने काफ़ी कम कर दिया, क्योंकि अब जब इतनी स्क्रूटनी होगी तो कुछ ना कुछ निकलता ही है, जो ठीक भी था। लेकिन हरीश कुमार अब गुणवत्ता से किसी भी तरीके का समझौता नहीं करते, और ना ही करना चाहिए। तो अगर आपके पास भी कुछ ऐसे किराएदार आ रहे हैं जिनके बारे में आपको कुछ पता नहीं है, या ब्रोकर आपको लेकर आ रहा है, ब्रोकर तो अपनी फीस लेकर चला जाएगा, लेकिन आपके गले की फांस बन सकती है, तो ध्यान रखिएगा। आई होप आज के जो किस्से हैं आपको पसंद आए होंगे। अगर आए हैं तो जल्दी से लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे अगले एपिसोड में नए किस्सों के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।